ठीक है भाई, चलो। तो देखो अपन ने स्टार्ट करा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या देखेंगे, फंक्शन। और ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपन क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे। ठीक है, क्यों होंगे, ठीक है चलो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन और साथ साथ में अपन ये देखेंगे इसके अंदर कि जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस और कुछ एनसीईआरटी के जो लाइनें हैं जो अपने को टफ लगती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कल अपन ने ये थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके अंदर, तो इसको समझ लेते हैं अपने। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो तरीके रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये दो तरीके के मूवमेंट का मतलब क्या चीज होता है उसको देखें। जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं, एक होता है हमारे पास में लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक सेल है, इस सेल के पास में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होता है और ऐसे लिपिड होता है। ठीक है, इतनी बात पढ़ी थी। अब ये प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहती है, यहाँ पे एक तरीके से कंटिन्यूटी के अंदर अपन ये बात करते हैं, फ्लूइड नेचर शो करती है। तो किसी भी चीज की फ्लूइडिटी को मेजर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कितना लेटरल मूवमेंट हो रहा है। तो लेटरल मूवमेंट की अगर अपन ये बात करते हैं तो लेटरल मूवमेंट कौन शो करता है, अगर अपन ये बात करें तो लिपिड और प्रोटीन दोनों के दोनों क्या करते हैं, लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान लो कि एक फॉस्फोलिपिड है, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड, दोनों के दोनों लिपिड है। अब ये वाला जो लिपिड का मॉलिक्यूल है नीचे से ऊपर की तरफ चलता है और ये वाला जो लिपिड का मॉलिक्यूल है नीचे की तरफ चलता है। अब ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, लिपिड बाइलेयर, ऊपर फॉस्फोलिपिड और नीचे फॉस्फोलिपिड। अब जब मैं इसको यहां से धक्का दूंगा तो ऐसे घूम करके ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला कहां पे आ गया, नीचे। तो अपन ने बोला ना फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, फ्लॉप का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमना। जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी अपन ने ना, जो एक फ्लॉपी डिस्क आती थी पहले, ठीक है ना, तो उसके भी ऊपर ऐसे ही होता है, इसको आप ऐसे घुमाओ तो वो ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घुमाओ ऐसे घूम जाएगी। ऐसा खिलौना भी आता है जो इसको अपन ऐसे मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैसे रोटेट करने लग जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं या फिर खास करके जो लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या शो करता है अपने पास में, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की अगर अपन बात करें तो अपन ने और भी फंक्शन पढ़े थे। और भी फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक फंक्शन पढ़ा था। जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके लिए हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा, सेल का डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा अपन ने पढ़ा था इसके अंदर एंडोसाइटोसिस पढ़ा था। फोर्थ अपन ने पढ़ा था सिक्रीशन इसके अंदर। और फिफ्थ हमने पढ़ा था इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन। इंटर इंटरसेलुलर सॉरी इंटर सेलुलर जंक्शन, यानी दो सेल के बीच में जो जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। अब ये तो थे इसके कुछ काम थे, लेकिन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना, मूव करना। जैसे कि आप एक सिंपल सी बात करते हैं, आप घर से कोचिंग आए और कोचिंग से वापस घर गए, ये क्या हो गया, एक तरीके का ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं पेड़ों की, अगर अपन बात करते हैं पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अगर रूट से लेकर के आपके लीफ तक जाता है। कभी ऐसा होता है कि लीफ से पानी वापस से नीचे गया, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, इसकी यही मैकेनिज्म या फिर अपन ये बात करते हैं यही डायरेक्शन होती है, रूट से क्या करता है आपके लीफ तक जाता है। लेकिन अगर अपन ये बात करें फूड का ट्रांसफर की बात करें, फूड बनता कहां पर है, लीव्स के अंदर बनता है। और लीव्स के अंदर कौन क्या चीज होती है ऐसी जिसकी वजह से फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से आपकी क्या बनती है, शुगर बनती है। शुगर के साथ साथ में ऑक्सीजन निकलती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि जो आपके ये ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देता है और साथ में उस शुगर को क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के प्रोसेसेस चलाने के लिए। तो प्लांट के अंदर अगर अपन ये बात करें, शुगर बनी, शुगर को कन्वर्ट करा जाता है एक सुक्रोज के अंदर। और सुक्रोज अगर स्टोर करनी हो तो उसको किसमें स्टोर करते हैं, स्टार्च। नहीं तो इस सुक्रोज को क्या करते हैं, ये फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो सेम वही बात आ गई कि आपके कुछ भी चीज बन रही है कि कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है।
तो ट्रांसपोर्ट इसीलिए ही किया जाता है क्योंकि उस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है या फिर उस जगह पे उसका अमाउंट ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, बराबर भी करना है। तो दो तरीके का हमारे पास में ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है हमारे पास में पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है हमारे पास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो पैसिव और एक्टिव की अगर अपन ये बात करें तो पैसिव का मतलब ये होता है कि ये क्या करे, कंसंट्रेशन के साथ में मूव करे अलोंग द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को क्या बोल देंगे अपन, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होता है। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग का मतलब हो गया, सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने क्या करा कि जैसे अपन पहले के समय के अंदर भी ये टेक्निक यूज करते हैं। मान लो कि आपके पास में एक टैंकर है, जब मोटर नहीं थी तो लोगों ने क्या करा, या फिर आपने देखा होगा कि मोटर नहीं होती तो एक टंकी के अंदर आपके पास पानी, आप क्या करते हो उसके अंदर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हो पाइप से, और उस पाइप को क्या कर देते हो, यहाँ डाल देता हूं। अब जब तक दोनों के अंदर लेवल बराबर नहीं आ जाता तब तक वो पानी चलता रहता। कुल मिलाकर के हमको ये समझ में आया कि इस वाले कंटेनर के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा पानी की, इधर कंसंट्रेशन कम, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली बिना कोई एनर्जी को खर्च करे हुए आपके मूव करा दे। अब मान लो कि दोनों के अंदर क्या होगी, कंसंट्रेशन बराबर हो गई। अब अपने को अगर इधर से इधर पानी ट्रांसफर करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कोई पंप लगाना पड़ेगा। तो बिना एनर्जी के कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती अगर कंसंट्रेशन बराबर है। तो अगर मान लो कि किसी के अंदर कंसंट्रेशन बराबर होगी और उसके अंदर पहले से ही लो कंसंट्रेशन होने वाली है, तो उसको अगर लो से हाई की तरफ अपन को भेजना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एटीपी उसके अंदर यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये बोलते हैं कि जब अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एटीपी यूज करता है वो क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स होती है। तो यानी यहाँ पे ये एटीपी जो यूज करेगा वो कौन यूज करेगा, प्रोटीन। अब देखो अगर अपन ये बात करें तो हमने ये पहले भी पढ़ रखा कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो एटीपी को यूज कर करके क्या करती है, आपके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर करती है। अब ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। पंप, इस बात समझ में आ गई। पंप का काम क्या होता है, पंप का सिंपल सा मतलब ये होता है एनर्जी को यूज करे और अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल में हमने जब एक बात पढ़ी थी कि भाई आपके सेल के अंदर, जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात करते हैं, ये मान लो कि ये हमारे पास में एक सेल है, इस सेल के अंदर जो अपने पास में आयन होता है वो होता है पोटेशियम आयन, और बाहर की तरफ जो होता है कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी होती है, सोडियम आयन की। अब ये सोडियम आयन के लिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई पंप है तो सोडियम आयन को क्या किया जाएगा, कैसे कैसे कर करके क्या करते हैं, बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर। अगर मान लो कंसंट्रेशन ज्यादा है और तो वो तो नॉर्मली चला जाएगा। अब मान लो कि हमको अंदर से भी इसको सोडियम आयन को बाहर निकालना, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पंप की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा पंप जो सोडियम आयन को बाहर निकाल रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम पंप। और ऐसा पंप जो पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर के आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम पंप। तो ये जो प्रोटीन्स होती है, जैसे कि एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में सोडियम पंप हो गया, और कुछ हो गया हमारे पास में पोटेशियम पंप। जैसे आपके एक पंप आएगा जब अपन नर्व पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, जब आप अपन चैप्टर पढ़ेंगे न, अपन क्या बात करते हैं वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला ब्रेन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस ब्रेन वाले चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आएगा कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के कैसे एक नर्व के पास में इंपल्स आता है वो आगे वाले नर्व के पास में कैसे आता है। तो बीच में एक आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। इस एक्सोन में कैसे मूव करता है नर्व इंपल्स, उस समय पे हम पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं। एनर्जी को यूज करने के बाद में अंदर की तरफ जो सोडियम इकट्ठे हो गए थे एक्सोप्लाज्म के अंदर, उसको बाहर निकालता है, और बाहर की तरफ जो पोटेशियम चले गए तो उसको क्या लेकर के आता है, अंदर लेकर के आता है। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि कितने सोडियम बाहर जाते हैं और कितने पोटेशियम अंदर आते हैं, तो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये होता है हमारे पास में कुछ चीजें जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपके एक्टिव और पैसिव। इतनी बात समझ में आ गई कि एक्टिव क्या चीज होता है, पैसिव सिंपल सा मतलब है। पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी का खर्चा ना हो और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और एक्टिव का मतलब ऐसे जो अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी को खर्च करना पड़े। एक्टिव का मतलब ही होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, खर्च करना। पैसिव का मतलब क्या होता है, खर्चा नहीं करना। जैसे मान लो कि अपन कुछ लोग होते हैं जो पैसिवली काम करते हैं। पैसिवली काम का मतलब होता है जैसे आप जैसे एक चीज पढ़ोगे, जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें अपन ये पढ़ेंगे डाइटम्स की बात करेंगे, डाइटम्स की बात करेंगे। डाइटम्स के अंदर वो क्या बोलते हैं कि पैसिवली मूविंग टुवर्ड्स द वाटर करंट, यानी पानी जिस
डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव करते रहेंगे, ठीक है ना, क्यों, उनको कोई खर्चा नहीं करना। अब मान लो कि किसी के पास में सीलिया फ्लैजिला है, फ्लैजिला है मान लो, तो फ्लैजिला क्या चाहता है कि भाई यार मेरे को पानी यहाँ जा रहा है, मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यूज करेगा, फ्लैजिला को यूज करेगा और उल्टी दिशा में जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, कुछ लोग वाटर करंट के साथ में चलते हैं और कुछ लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने का काम करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको क्या चीज होती है। अब देखो ये अपने पास में पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके भी अपने पास में क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट समझो कि किस तरीके से काम करता है। देखो तो पैसिव के अंदर क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है इसके अंदर हमारे पास में सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है इसके अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इतनी बात समझ में आई। कौन कौन से होता है, एक होता है हमारे पास में सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है हमारे पास में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जो लिपिड से पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अगर अपन ये बात करें कि यहाँ पे जो अपन ये बात करें ट्रांसफर जो होता है तो होता है बाय लिपिड, लिपिड के थ्रू होता है। कैसे, बाय लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर भी किससे ट्रांसफर हो, आपके लिपिड से हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर अपन ये पढ़ते हैं गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है ना, गैसेस का डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा जब अपन ये बोलते हैं कि अपने पास में एक क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। एल्वोलाई की सिंपल एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम होगी यानी ब्लड कैपिलरी। इनके बीच में क्या होता है कि लेस देन 1 mm की डिस्टेंस रहनी चाहिए जब क्या करते हैं ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। तो जो वहां पे ये एपिथेलियम उसके बाहर के ऊपर भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो गैसेस का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, डायरेक्टली कहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, वो लिपिड से ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अगर अपन ये बात करते हैं तो यहाँ पे अपन ये बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस की भी अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन, CO2, इसकी अपन बात करते हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 जो होते हैं या फिर जिसको अपन ये बोलते हैं कि जो अपने पास में गैसियस जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी गैसेस मोस्टली अपने पास में गैस की अगर अपन कौन सी बात करते हैं, ऑक्सीजन और CO2। हालांकि ऐसे तो अगर अपन बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, बहुत सारी गैस, लेकिन मेन कंसर्न अपना किसके साथ में होता है, ऑक्सीजन और CO2। तो जो आपके गैसियस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस तरीके का होता है अपने पास में, सिंपल डिफ्यूजन के तरीके का होता है। अब जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर अगर अपन ये बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन से ट्रांसफर करे, यानी प्रोटीन वाला जो पार्ट है, यानी हमने तीन तरीके की प्रोटीन पढ़ी थी, ठीक है। एक अपन ने पढ़ी थी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक अपन ने पढ़ी थी इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में भी दो, एक अपन ने पढ़ी थी कि कंप्लीटली एम्बेडेड और एक पढ़ी थी अपन ने पार्शियली एम्बेडेड। कंप्लीटली एम्बेडेड के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये सब पढ़ी थी। तो जो ट्रांसपोर्ट के लिए आयंस के ट्रांसपोर्ट या फिर किसी भी चीज के लिए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो डिफ्यूजन कराने में हेल्प भी करे। यानी अगर अपन बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, अगर अपन बात करते हैं तो यहां से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होते हैं, जैसे एग्जांपल की अपन बात करें तो आयंस। तो ये जो आयनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। तो आयनिक मॉलिक्यूल्स की अगर अपन बात करें, आयंस जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। या फिर अगर अपन ये बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल किससे किससे जाएंगे आपके, एक तरीके से अपन ये बात कर सकते हैं कि वहां पे उस जगह से जाएंगे जहां पे क्या प्रेजेंट हो, प्रोटीन प्रेजेंट हो। तो ये आयन मॉलिक्यूल जो होते हैं एक तरीके से कैसे होते हैं, अपन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो पोलर मॉलिक्यूल कहां से ट्रांसफर करते हैं, प्रोटीन से, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहां से ट्रांसफर करते हैं, लिपिड से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अगर अपन ये सिंपल सी बात करते हैं, एक चीज लिख भी लेना इसके अंदर, आप लोग ये लिख लो इसके अंदर कि जो आपके पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है ना, वो कहां से होता है, अगर अपन ये बात करें प्रोटीन से, प्रोटीन से
ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? लिपिड से। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको समझो कैसे। मान लो कि ये हमारे पास में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये है क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक, इसके बीच में हमारे पास में क्या होगी? ऐसे ये प्रोटीन होगी, और साथ ही साथ में इसके पास में और भी क्या चीज होगी अगर अपन ये बात करते हैं तो इसके पास में प्रेजेंट होगा ऐसे ये लिपिड। इतनी बात समझ में? अब देखो, अगर मान लो कि बाहर की तरफ से, ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या है? पोलर, और दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या है? नॉन पोलर। अब मेरे को ये बताओ कि लिपिड के अंदर हेड कैसे होता है? पोलर, और टेल नॉन पोलर। ज्यादा पार्ट क्या होता है? पोलर वाला पार्ट होता है, नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर होता है, क्योंकि फैटी एसिड की लंबी चेन है, तो नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूल ज्यादा। अगर पोलर और नॉन पोलर आपस में सामने आएंगे तो एक दूसरे को पास होने नहीं देंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? अपन ये बात करते हैं अट्रैक्ट करेंगे, जो भी चीज करेंगे तो ये पास नहीं होने देंगे। तो इस ये क्या करता है? अगर नॉन पोलर की अगर अपन बात करें तो वो किससे ट्रांसफर होता है? अगर मान लो ये गलती से प्रोटीन से गया, प्रोटीन भी खुद कैसा एक तरीके से अगर अपन ये बात करते हैं कि प्रोटीन खुद एक तरीके का पोलर है और ये क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करने देंगे। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है पोलर से जाता है, और नॉन पोलर नॉन पोलर से जाता है, क्योंकि लिपिड के अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा है अपने पास में? वो नॉन पोलर है। और पोलर वाला कैसे चला जाता है? यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब और सब जो अपन ये बात करते हैं इंट्रैक्शन वाली बात है, पोलर और नॉन पोलर की अगर अपन ये बात करते हैं तो इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी कि भाई सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या चीज होती है? ये चीज। अब देखो, अपने पास में दो प्रोसेसेस भी आते हैं, दो प्रोसेस को आपको समझना है। प्रोसेसेस की अगर अपन बात करें, एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक होता है अपने पास में एंडोसाइटोसिस और एक होता है अपने पास में एक्सोसाइटोसिस। अब इस एंडोसाइटोसिस की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भी दो तरीके के आते हैं। एक आता है इसमें फैगोसाइटोसिस, और एक आता है इसके अंदर पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मतलब है, कहीं पे भी फैगो वर्ड लिखा हुआ है तो सॉलिड का ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड मॉलिक्यूल है। सॉलिड मॉलिक्यूल बोले तो फूड हो गया, और पिनो का मतलब क्या हो गया? लिक्विड। तो अगर मान लो कि लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के, एंडो का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जाना, बाहर से अंदर की तरफ जाना। अब बाहर से अगर फूड पार्टिकल जा रहा है, कोई सॉलिड पार्टिकल जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फैगो। और अगर मान लो कि अगर अपन ये बात करें कोई लिक्विड पार्टिकल जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये जो होता है अपने पास में एक्सो। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि एंडो का मतलब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। एंडो का मतलब ये होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जाना। और एक्सो का मतलब होता है सेल से बाहर जाना, आउटसाइड टू सेल, सेल के बाहर जाना। फैगो का मतलब क्या होता है अगर अपन ये बात करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल, या फिर सॉलिड मॉलिक्यूल बोलो, पार्टिकल बोलो, कंपोनेंट बोलो। तो पिनो का मतलब क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड पार्टिकल। ठीक है भाई, लिक्विड पार्टिकल किस तरीके से जा रहा है वो चीज। अब एक सवाल है कि भाई अगर मान लो कि अपन ये बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस जो हो रहा है, यानी अंदर से सेल जो होती है बाहर जा रहा है, तो दो चीज होती है, एक होती है एक्सोसाइटोसिस और एक होता है सिक्रीशन। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को एग्जिट करने का प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या है? वेस्ट मटेरियल। अगर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर मान लो कि कोई यूजफुल मटेरियल को अपन बाहर निकाल रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। जैसे कि हार्मोनल सिक्रीशन, एंजाइमेटिक सिक्रीशन, ये सब जो चीजें होती है सिक्रीशन को बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लो, सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? यूजफुल मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो हार्मोन हो गया, एंजाइम्स हो गए,
ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब मॉलिक्यूल जो आपके मूव करते हैं। और एक्सो का मतलब यही समझ लो कि आप ज्यादातर क्या है, वेस्ट मटेरियल। आगे समझ में, तो ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, जो अपने एनसीईआरटी में और दूसरी जगह पे आप कहीं से भी अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे सवाल निकल जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो अब अपन बात करते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीजें लिख रखी है, तो एनसीईआरटी वाली चीजें अपन समझ लेते हैं। ठीक, अब ये एनसीईआरटी को साथ साथ में आप लोग पढ़ते भी जाना। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, डायग्राम नंबर क्या है 8.4। अब ये जो डायग्राम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, पीवाई क्यू भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। अब इस डायग्राम की खास बात यह है कि इस डायग्राम के अंदर क्या करेंगे कि ये डायग्राम दे देंगे और आपसे ये जो जो लेबलिंग है, जैसे देखो ये येलो कलर से जो बना रखा है कोलेस्ट्रॉल, इसको छुपा दिया। अब वहां पे क्या होता है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट में एक एरो दिखा देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि लिपिड बाई लेयर का पूछ रहे हैं। जब आप ढंग से नोटिस करोगे सवाल गलत कैसे होता है, सवाल गलत ऐसे ही होता है कि यहाँ पे क्या है, ये फॉस्फोलिपिड एरो, देखो एक एक्चुअली में एरो किसको दिखा रखा है, एक येलो कलर के पार्टिकल को दिखा रखा है जो कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट आता है तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं दिखाई देता, ये आपके धागों की तरह जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, या फिर अपन ये बात करते हैं ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिखाई देते हैं। तो अपन क्या लिख देते हैं इसको, टेल ऑफ, अपन बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड, या फिर अपन बोल देते हैं फैटी एसिड है ये। तो यहाँ पे खास करके आपको ध्यान रखना, ये जो है वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने पास में शुगर है, शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ रखा है, प्रोटीन से। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर, ग्लाइको। और प्रोटीन से जुड़ रखा है तो ये क्या हो गया अपने पास में, ग्लाइको प्रोटीन। तो ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट बना रखा है, ये बना रखा है ग्लाइको प्रोटीन। चलो अब इसको बताओ, ठीक है ना, अगर अपन ये बात करें, ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जैसे ये वाला, ये किससे जुड़ रखा है, लिपिड से। और ये वाला कौन सा हो गया अपने पास में, ग्लाइको लिपिड हो गया, ठीक है भाई, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड। अब देखो कुछ इसमें से आपको दिखाई दे रहे होंगे स्ट्रेट चेन, और कुछ इसमें से दिखाई दे रहे होंगे ब्रांच। तो कार्बोहाइड्रेट दोनों तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, यानी अनब्रांच भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। जैसे इसकी अगर अपन ये बात करें तो ये आपको एक ऐसा दिख रहा है, अनब्रांच है ये, सॉरी ब्रांच है ये वाला, ठीक है, ये जो है ब्रांच दिखाई दे रहा है हमारे को। और ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, अनब्रांच्ड है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ज्यादातर कौन से, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, इतनी बात पल। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि सेल मेम्ब्रेन की अपन बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसने ये कहा है कि भाई जो डिटेल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, जो कि स्टडी हुआ था आफ्टर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में बिफोर दे रखा होगा, एट द टाइम दे रखा होगा, कैसे भी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा, अगर अपन ये बात करें, किसके ऊपर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट या फिर अपन बोलते हो डेवलपमेंट नहीं आया, तब तक उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं थी। यानी वो कब हुआ, अपने अगर अपन बात करते हैं तो 1950 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1950 की अपन ने बात करी। मार्कर कहां पे, ठीक, चलो अब 1950 होगी, तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आफ्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये बोलता है कि जो केमिकल स्टडी थी, ठीक है ना, ऑफ ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑन द ह्यूमन सेल ऑफ ह्यूमन आरबीसी, क्यों करी थी आपको पता है, क्योंकि आरबीसी के पास में क्या होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनल नहीं होते। तो जहां पे ये लिख रखा है वहां पे एनसीईआरटी के अंदर भी ये लिख लो कि भाई आरबीसी जो होती है, अगर उसकी अपन बात करते हैं
तो आरबीसी के पास में क्या होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, और साथ ही साथ में क्या होता है, नो ऑर्गेनल प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। तो आरबीसी के पास में क्या होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है और साथ में कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता। दूसरी चीज अगर अपन बात करते हैं तो साइंटिस्ट टू डिस्क्लोज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उससे पहले अगर अपन ये बात करते हैं, इसी की वजह से क्या कर सकते थे कि आरबीसी की खोज करी थी, तभी उन्होंने क्या करा कि उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर मिला। अगर वो आरबीसी यूज नहीं करते तो उनको हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी मिल जाती, दूसरी मेम्ब्रेन भी मिल जाती, तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है और दूसरी मेम्ब्रेन कौन है। तो जो ये बोलता है कि स्टडी शो द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब जब स्टडी की गई तो उनको ऐसा पता चला कि भाई ज्यादातर के मतलब जो मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन से। मेजर लिपिड जो होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड क्यों होता है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क देता है, ठीक है ना। और अगर अपने फ्लूइडिटी देता है, तो फ्लूइडिटी का मेन कारण क्या है, अपना प्लाज्मा में फॉस्फोलिपिड, और जो कि किस तरीके से अरेंज होता है अपने पास में, बाई लेयर की फॉर्म में। ठीक है, बाई लेयर के साथ साथ में लिपिड जो अरेंज होता है वो कहां पे होता है, अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड जो होता है वो कहां पे होता है, बाहर की तरफ, और आउटर साइड पे होता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो कहां पे होती है, अंदर साइड में। और हमने इसका रीजन पढ़ा था, अगर हाइड्रोफोबिक टेल को बाहर की तरफ कर देते या फिर एक अपन ये बात करते हैं बाहर की तरफ कर देते तो अनस्टेबल हो जाती, क्योंकि वो आपके वाटर मॉलिक्यूल से क्या करती है, दूर भागती है। तो ये क्या करता है, तो अगर अपन ये बात करें कि जो ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मेनली काम क्या करता है कि जो नॉन पोलर टेल जो होती है ये क्या करती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। अब देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों थी, लेकिन इसने ये नहीं बोला, अगर ये ओनली लगाता यहाँ पे ओनली सैचुरेटेड लिखता तब तो हम बात करते सैचुरेटेड, लेकिन इसने ओनली नहीं बोला, इसने ये बोला कि नॉन पोलर टेल जो होती है सैचुरेटेड होती है, जो कि अगर अपन ये बात करें इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है ना, जो एक्वस एनवायरनमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बहुत बार आ रखा है। दूसरी चीज अगर अपन ये बात करें कि ये क्या बोल रहा है कि जो अपने पास में इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड इसके पास में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, उसको रिजिडिटी देना, स्टेबिलिटी देना। क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका मेनली काम क्या होता है, यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड के साथ साथ में ये कैसा देता है, स्टेबिलिटी का काम देता है, स्टेबिलिटी देता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलो कि जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील द सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं पोजेस द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। उसके पास में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, ठीक है ना, जो बहुत अच्छी तरीके से उसमें कंपोनेंट देखे गए तो बायोकेमिकली, तब उसमें पता चला कि उसके पास में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। लेकिन जब रेशियो देखा गया तो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो होता है वो वेरी करता है। किस पे वेरी करता है, सेल के टाइप पे वेरी करता है। हर सेल के अंदर अलग अलग होता है। जैसे अपन ने एग्जांपल पढ़ा था कि अगर आरबीसी की बात करें तो कितना होता है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। वही नर्व सेल की अगर अपन बात करें तो 80% क्या होता है, लिपिड होता है, और प्रोटीन जो होगा उससे कम ही होगा। ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग की अगर अपन बात करें तो मेम्ब्रेन जो होती है इरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी, तो उसके अंदर 52% क्या होता है, प्रोटीन, और 40% क्या होता है, लिपिड। अब डिपेंड करता है, अब ये देखो आगे बात करता है किसकी, ये बात कर रहा है इसके अंदर आपके प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अब प्रोटीन को कैसे अपन आइसोलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कितनी आसानी से उसको निकाल सकते हैं सुविधा के अनुसार। कि मतलब अगर मान लो कि जो प्रोटीन ऐसे बाहर की तरफ लगी हुई है तो उसका जो है इस फॉस्फोलिपिड से बॉन्डिंग क्या है, कम है। तो अगर बॉन्डिंग कम है तो उसको तोड़ना आसान है। और जो अंदर की तरफ धस रखी है, जैसे मान लो ये प्रोटीन है, अब इसका बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है, तो इसको निकालना मुश्किल है। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो आसानी से निकल जाए और जो आसानी से ना निकले। तो मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाई इनटू, मतलब जो क्लासिफाई कर रखा है दो में कर रखा है, एक होती है इंटीग्रल और एक होगी अपने पास में पेरिफेरल। इंटीग्रल को अपन एक और बोल सकते हैं इंट्रिंसिक, और पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक। पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है लाई ऑन द सरफेस, सरफेस पे होती है सेल मेम्ब्रेन के। और जो इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो कहां पे होती है, पार्शियली या फिर टोटली बरीड होती है। तो यहाँ पे टोटली बरीड का एग्जांपल हो जाएगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है ना। तो ये जो अपने पास में होती है प्रोटीन्स का काम करते हैं।
चले भाई आगे, इतनी बात समझ में आ गई। चल आगे चलते हैं। अब देखो ये चीज बोलता है कि जो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो इम्प्रूव मॉडल जो था, इम्प्रूव मॉडल का मतलब इससे पहले भी मॉडल आए थे, कौन कौन से आए थे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब जो इम्प्रूव मॉडल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वर प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकलसन, और कौन सा ईयर, 1972। कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो कौन सा है हमारे पास में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड का मतलब फॉस्फोलिपिड को दर्शाता है और मोज़ेक का मतलब प्रोटीन को दर्शाता है, ठीक है ना, जो कि फिगर 8.4 में देखा। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या बोलता है कि एक क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है लिपिड। क्वासी फ्लूइड नेचर का लिपिड का क्यों होता है कि अगर अपन ने ये बात करी थी कि भाई जो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड कैसा होता है अपने पास में, फ्लूइड नेचर शो करता है। और कोलेस्ट्रॉल की अगर अपन ये बात करें तो वो कैसे हो जाते हैं, सॉलिड। तो क्वासी का मतलब क्या होता है, ना तो सॉलिड हो ना ही पूरी तरीके से लिक्विड हो, एक तरीके से अपन ये बात करते हैं हनी की तरह। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर के अंदर लिपिड जो होता है, देखो यहाँ पे एक बात बोल रखी है, जो क्या करता है हमारे पास में लेटरल मूवमेंट करता है। लेटरल मूवमेंट समझ गए, ठीक है ना, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। जैसे कि अगर अपन ये बात करें कि जो यहाँ पे क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है उसमें लिपिड और साथ में प्रोटीन दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस बाई लेयर के अंदर क्या करते हैं, लेटरल मूवमेंट का काम करते हैं। और द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर द फ्लूइडिटी। अब देखो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन कि भाई ये जो आपके फ्लूइडिटी को आपको मेजर करना है उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसका लेटरल मूवमेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, PYQ, ठीक है, आ सकता है, नहीं आ रखा है तो आ जाएगा, और आ रखा है तो वापस भी आने के चांसेस होते हैं। अब फ्लूइड नेचर की अगर अपन बात करें तो फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन का होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सबसे पहला सेल का ग्रोथ, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, तीसरा सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल का डिवीजन। और भी फंक्शन होते हैं लेकिन ये कुछ मेन फंक्शन है जिसको अपन ने डिटेल में पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। किसका, मॉलिक्यूल का अक्रॉस इट। अक्रॉस इट का मतलब होता है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ। अब ये जो मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिवली परमिएबल हमारे को पता है, कुछ मॉलिक्यूल को एंट्री देगी और कुछ को नहीं देगी। तो सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और कुछ और मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो तो उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं अपन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद में देखो एक लाइन ये बोलता है, इस लाइन को भी ध्यान रखना, ये लाइन को क्या बोल रहा है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहा है, गैसेस मॉलिक्यूल की, गैसियस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज, एक तरीके से अपन ये बोलते हैं कि चार्ज प्रेजेंट ना हो, न्यूट्रल है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो वाटर के लिए भी बात करेंगे। अब वाटर का जो मूवमेंट होता है, वाटर भी क्या करता है, मूव करता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, जिसको अपन बोलते हैं, वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वाटर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये बोल रखा है वाटर का अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोल रखी है, इसको भी ध्यान रखें, क्या बोलता है ये, कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। बात समझ में आ गई, यानी पोलर किससे जाएगा, प्रोटीन से, और नॉन पोलर किससे जाएगा, लिपिड से। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है, हमारे को कुछ कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है। तो कैरियर प्रोटीन जो होती है मेम्ब्रेन के अंदर क्या करती है, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड को मतलब क्या करती है, प्रेरित करती है उसको आगे ट्रांसफर करने की। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अगर मान लो कि पोलर मॉलिक्यूल को आपको ट्रांसफर करना है तो हमारे को क्या चाहिए होगी, कैरियर प्रोटीन चाहिए होगी। क्या है ये, एक तरीके का प्रोटीन, ये बात ध्यान रहेगी। तो यानी अपने पोलर मॉलिक्यूल किससे जाते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन में भी किससे, कैरियर मॉलिक्यूल से, कैरियर प्रोटीन से। कुछ आयंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, कुछ आयंस ऐसे होते हैं, फ्यू आयंस जो होते हैं, और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द
कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को अपन बोलते हैं। इस ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी का खर्चा होता है, जो कि डिपेंडेंट प्रोसेस है। डिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब ये होगा किसी ना किसी पंप पे डिपेंड करेगी, जो कि एटीपी को यूटिलाइज करेगा और साथ में क्या करेगा, अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर इसकी अपन बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे शायद आपके लिख रखा होगा एनसीईआरटी में, क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी में शायद लिख रखा होगा यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम पंप लिख रखा है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक सोडियम और पोटेशियम पंप जो अपन पहले समझ चुके। तो ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से अपन बात करेंगे इसके अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और ऑर्गेनल की बात करेंगे। ठीक है भाई, इसको घर जाकर के पढ़ना और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना।